हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपने माइक्रोबायोलॉजी के कंसेप्चुअल टॉपिक समझ रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये दोनों तीनों चैप्टर्स ना समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूरे आपकी मेडिकल जर्नी में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। तो इनको भी हम ढंग से करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स है जो हमारी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ये प्रोटीन इन्फेक्शन के टाइम एक्टिवेट होते हैं और हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? सबसे पहले लाइसिस करने में, यानी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में। दूसरा, फेगोसाइटिस इनहेंस करते हैं ऑप्सोनाइजेशन क्रिएट करा के। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ सीधे सीधे, जो लोग नॉन वेज हैं वो इजीली समझ पाएंगे। या मैं जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ। फेगोसाइट्स को आइडेंटिफाई करने में मेहनत लगती है कि किसको पकड़ना है, किसको डिस्ट्रॉय करना है। तो फेगोसाइट्स के लिए इजी बनाने के लिए क्या होता है, एक जितने भी ये फॉरेन चीज़ें हो गई उन पे एक लेयर आ जाती है, उस लेयर से अट्रैक्ट हो जाते हैं फेगोसाइटोसिस कि भाई ये है, यानी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन इंक्रीज करा देते हैं। थर्ड इज इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में। तो फेनोमेनोलॉजी क्या है हमारा? थिंक ऑफ कॉम्प्लीमेंट एज एन ऑटोमेटिक अलार्म प्लस डिफेंस कैटकिट। जैसे ही इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है, एक के बाद एक प्रोटीन एक्टिवेट होकर एनिमी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपनी। पार्ट दे आर पार्ट ऑफ सीरम प्रोटीन्स, तो इसलिए ये ऑल ह्यूमंस और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। हीट लेवाइल होते हैं। 56 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर के टेम्परेचर पर अगर 30 मिनट तक गर्म करेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। देन इज नॉन स्पेसिफिक। एक स्पीशीज का कॉम्प्लीमेंट दूसरे स्पीशीज के एंटीबॉडीज के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। मतलब स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये याद रखनी है, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ऑल्सो दे नीड एंटीबॉडी, मतलब ये सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा। दोनों चीज़ें चाहिए, एंटीजन भी चाहिए, एंटीबॉडी भी चाहिए। फ्री एंटीजन का इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई उसको रिएक्ट नहीं करेगा। और जो इसके साथ अफेक्टिव बॉडी जिससे सीरम प्रोटीन्स काम करते हैं, उसमें आईजीएम, आईजीजी1, आईजीजी2, आईजी3 होती है, जो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करते हैं। अच्छा, होता क्या है कॉम्प्लीमेंट में? कॉम्प्लीमेंट्स में 30+ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और जनरली प्रो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म होती है। प्रोड्यूस कौन करता है इनको? लिवर, हेपेटोसाइट सेल, मैक्रोफेजेस, गट एपिथेलियल सेल्स। एक्टिवेशन कैसे होगा? इनका कैस्केड सिस्टम होता है। कैस्केड मतलब डोमिनो की वीडियोस देखी ना आपने, कि एक कड़ी गिराई और लाइन से सारी कड़ी गिरती जाती हैं, उसी तरीके से होता है। एक प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, वो नेक्स्ट को एक्टिवेट करेगा, फिर वो नेक्स्ट को करेगा, तो ऐसे एक चेन रिएक्शन बॉडी में चालू हो जाता है कि भाई चालू हो जाओ, बॉडी को जरूरत है। पाथवे क्या है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की? देखिए, 3 पाथवे होती हैं, क्लासिकल, लेक्टिन और अल्टरनेटिव। लेकिन तीनों का एंड एक ही चीज है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना है, एमएसी फॉर्मेशन। और ये क्या करेगा? ये पैथोजेंस को लाइसिस करेगा, उनको तोड़ देगा। तो क्लासिकल का ट्रिगर कैसे होगा? जैसे ही देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आ गया, तो जो की प्रोटीन्स हैं C1, C4, C2, C3 मिलके C5 बना देंगे, C5 कन्वर्टेज, और ये मैक क्रिएट करेगा। फिर लेक्टिन हो गया, ये एक्टिवेट होता है मैनोज ऑन माइक्रो सरफेस पे, यानी सब माइक्रो सरफेस पे जैसे मैनोज आएगा ये स्टेम एक्टिवेट होगा। ये MBL, MASP1, MASP2 बनाएगा। इसका भी एंड प्रोडक्ट C5 कन्वर्टेज इनटू मैक होगा। ऑल्टरनेटिव ट्रिगर क्या है इसका? डायरेक्ट माइक्रोबियल सरफेस फैक्टर BDHI प्रोपेडिन, इसमें C5 कन्वर्टेज मिलेगा जो कि मैक बनाएगा। तो आपको कैसे याद रखोगे? क्लासिकल को एंटीबॉडी चाहिए, लेक्टिन को मैनोज चाहिए और ऑल्टरनेटिव को माइक्रोबियल सरफेस चाहिए। मेजरली बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं हमारे? थोड़े ये अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन इनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो जितने याद हो सकते हैं उतने तो कीजिएगा। C3 भी C4 भी क्या करता है? ऑप्सोनेंस बनाता है। ऑप्सोनेंस क्या करते थे? एक ऐसी लेयर बनाते हैं जिससे फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होता है, उनका आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है। फिर C3A, C4A, C5 भी क्या करते हैं? एनाफाइलोटॉक्सिन्स बनाते हैं। एनाफाइलोटॉक्सिन्स क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, एलर्जी लाइक रिएक्शन, एक्टिवेशन लाते हैं कि भाई खतरे में है, जो करना है कर लो। C5A मैक क्या करता है? ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स बनाते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को। C2B प्रोकाइनिन, ये एडेमा कॉज कर देता है ओवर प्रोड्यूस्ड। प्रोकाइनिन का प्रोडक्शन हमको चाहिए तो सही, लेकिन एक लिमिटेड उसमें ही चाहिए होता है, और अगर इसका ब्रेक नहीं लगाएंगे हम तो एंजियो एडेमा ये कॉज कर देगा। ठीक है।
रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। भाई ये तो हमने ऊपर देख लिए वो सीरम प्रोटीन्स जो एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी तो एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि जो ये रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स रुकेगा ही नहीं और बॉडी हमेशा एक्टिवेटेड मोड में ही रहेगी। तो C1 NIH करके जो फैक्टर होता है वो ओवर एक्टिवेशन रोकता है C1 का, यानी कि प्रिवेंट करता है ये एंजियो एडिमा। अच्छा, एंजियो एडिमा जिन लोगों को नहीं पता, ये रैपिड और लोकलाइज स्वेलिंग होती है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने हाइव्स देखा है ना कि एलर्जिक रिएक्शंस, वैसी ही होती है, लेकिन हाइव्स ऊपर ज्यादा दिखती है, ये डीपर बहुत होती है, डीपर लेयर्स ऑफ स्किन और टिश्यूज तक पहुंच जाती है, इवन डर्मिस, सबक्यूटेनियस, सब म्यूकोसल लेयर तक। बस यही इतना इसका नाम था। फैक्टर HNI ये ब्रेक डाउन करते हैं C3B को, जिससे कि ऑप्सोनाइजेशन का लूप खत्म होता है। नहीं तो पता चला थोड़ी देर में जब फेगोसाइटोसिस चल रहा है और सारे जिनको खत्म करना है वो सेल्स खत्म हो गए तो फिर हेल्दी सेल्स उठा लेगा, तो इसलिए उसको रोकना भी जरूरी होता है। फिर DAF होता है डिके एक्सीलरेटिंग फैक्टर, ये जो C3 कन्वर्टेज का कंटिन्यूस बनना है उसको रोकता है। फिर C3A INA हो गया, जिसको हम कार्बोक्सी पेप्टाइड भी करते हैं, ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि आप हमेशा अपनी बॉडी को अलर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये पढ़ाएं। अच्छा, बेसिकली ये देख लीजिए कि कौन से कंपोनेंट से कौन सी डिजीज हो रही है। C1 INH से कौन सी डिजीज को बचा रहा है, ये हेरिडेटरी एंजियोएडिमा। C1 C2 C4 इससे SLE लूपस की प्रॉब्लम होती है। MBL बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो कि इन्फेंट में होते हैं। C3 से फैटल इन्फेक्शंस होते हैं। C5 C9 से निसीरिया इन्फेक्शंस होते हैं। मतलब ये इन सब की डेफिशिएंसी है। सॉरी, मैं थोड़ा उसे एक्सप्लेन करना भूल गया। C1 C2 C4 अगर नहीं होगा तो SLE यानी लूपस जो बहुत खतरनाक बीमारी है वो हो जाएगा। MBL नहीं होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे। C3 नहीं होगा तो फैटल इन्फेक्शन होंगे। C5 C5 नहीं होगा तो नेसेरिया इन्फेक्शन होंगे। नेसेरिया इज अगेन अ माइक्रो, जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल में समझा है। फैक्टर H और I कम होगा तो उससे C3 की डिफिशियंसी होगी और अनकंट्रोल्ड एक्टिवेशन हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी डिप्लीट हो जाएगी। एग्जाम क्विज देख लेते हैं अपने। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? दे आर हीट लेबाइल सीरम फैक्टर, 3 पाथवेज क्लासिकल लेक्टिन अल्टरनेटिव। फाइनल कॉमन रिजल्ट क्या होता है? C5B C9 मैक, यानी कि मेम्ब्रेन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, जो कि सेल लाइसिस कॉज करता है। C3B क्या कराता है? ऑप्सोनिन। C5A स्ट्रॉन्गेस्ट कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है। C1 INH की डेफिशिएंसी हेरिडिटरी एंजियोएडिमा कराता है। देखिए, बाकी किसी की डेफिशिएंसी आप भूल जाएं, मेनली C1 INH ही पूछी जाती है, और हेरिडिटरी एंजियोएडिमा ये मैंने आपको समझा भी दिया है। तो जब भी कोई ऐसा टर्म होता है जो बहुत डिफिकल्ट है, तो अगर आप उसके नीचे अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे कि हेरिडिटरी एंजियोएडिमा क्या होता है, तो उससे और आपका जो है मटेरियल एग्जामिनर को पसंद आता है कि भाई इसको तो इस चीज़ की भी डिटेल नॉलेज है, ठीक है। कुछ लोग केवल हेरिडिटरी एंजियोएडिमा लिख के आएंगे तो उससे उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, नंबर फिर भी देने पड़ेंगे। अच्छा, C3 की डिफिशियंसी मोस्ट डेंजरस होती है। समरी टेबल देख लेते हैं एक बार। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? ये चेन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। एक्टिवेशन 3 तरह से होता है। की स्टेप हमने देख लिया, C3 की क्लीवेज होगी तो C3A C3B बनेगा। और बैक्टीरियल लाइसिस कराता है मैक। 3 मेजर फंक्शंस होते हैं: ऑप्सोनाइजेशन, कीमोटैक्सिस और इन्फ्लेमेशन, ठीक है। केवल C3 फैक्टर ऐसा है जिसकी डेफिशिएंसी फैटल इन्फेक्शंस कॉज करती है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।